खबर मैनपुरी से। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव के प्रचार में मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी लोकसभा सीट को बताया पारिवारिक सीट। मैनपुरी के लोग समाजवादी पार्टी को बखूबी जानते हैं, ऐसा कहा धर्मेंद्र यादव ने। बता दें, साथ ही कहा कि उपचुनाव में लोकसभा सीट जीती थी, उससे अधिक मतों से जीत हासिल होगी। बता दें और क्या बोले, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले धर्मेंद्र यादव, राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जेल गया हो। साथ ही धर्मेंद्र यादव ने कहा कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। कहा कि मोदी जी यूपी से आए थे और यूपी से ही चले जाएंगे। साथ ही धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मोदी जी के रथ को रोकने वाला एक ही चेहरा है, अखिलेश यादव। हम लोगों की पारिवारिक सीट है और आदरणीय डिंपल यादव जी यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो मैनपुरी के लोगों के बीच उनके चुनाव अभियान को लेकर जो रणनीति बना सकते हैं, जो एक दूसरे का सहयोग ले सकते हैं, दे सकते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में लगातार मैनपुरी में हूँ। और जब कभी मुझे आजमगढ़ से इधर आने का मौका मिलेगा, लगातार ये अभियान चलता रहेगा इस तरह का। संसद जी, मैनपुरी में लगातार जो नेशनल मीडिया है वो दिखा रही है कि बीजेपी की तरफ से जो वरुण गांधी हैं उनको टिकट दी जा सकती है, या राजनाथ सिंह के जो छोटे बेटे हैं उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है। देखिए, कौन आएगा या नहीं आएगा ये इसका फैसला तो बीजेपी के लोग कर सकते हैं और उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन हम मैनपुरी के बारे में ये जानते हैं कि मैनपुरी के लोग समाजवादी लोग हैं। जब से सद्य नेताजी प्रदेश और देश की राजनीति की तरफ बढ़े, मैनपुरी के लोगों ने अनवरत तौर पर उनका साथ दिया है। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो 1977 से लेकर आज तक, जिसमें 3 उपचुनाव भी शामिल हैं, एक 84 का इंदिरा जी की लहर का एक चुनाव को अपवाद समझ सकते हैं। अदरवाइज़ 1977 से आज तक सभी चुनाव समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा या जिस दल को नेताजी रिप्रेजेंट किए हैं उस दल के लोगों को मैनपुरी के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। और कई चुनाव में तो ऐसी भी स्थिति आई है कि पिछले अपने ही चुनाव के रिकॉर्डों को तोड़ने का काम मैनपुरी के लोगों ने किया है। क्या मुझे उम्मीद है कि जो पिछला बाई इलेक्शन हुआ जिसमें 288 की जीत हुई थी आदरणीय डिंपल जी की, उससे भी बड़ी जीत इस बार मैनपुरी के लोग करेंगे, ये यकीन है। क्या रामपुर में या हो या फिर मुरादाबाद में हो कि समाजवादी पार्टी ने पहले अपने प्रत्याशी को बनाया, उसके बाद उसको परिवर्तन किया, जिसके विरोध में 3 लोगों ने प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। अब आसिम रजा का भी नामांकन रद्द हो गया, सपा से उन्होंने किया। देखिए, मैं रामपुर में, मुरादाबाद में या प्रदेश के अन्य इलाकों में स्वाभाविक है, पार्टी के अपना बेस है, जनाधार है, हमारे लीडर आदरणीय अखिलेश जी की लोकप्रियता है जनता के बीच, तो स्वाभाविक है एक से ज़्यादा दावेदार होंगे ही पार्टी में। और हमारी पार्टी में तो इतना जनाधार है, इतना लीडर हमारे लोकप्रिय हैं कि वो लगातार कई साथी मांग रहे हैं टिकट, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और लिया है। और जो फैसला अध्यक्ष जी ने लिया है, जिसको साइकिल के निशान मिला है, वही समाजवादी उम्मीदवार है और उसी को समाजवादी विचारधारा के लोग सफल करेंगे। बार-बार नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी, गौतम बुद्ध नगर बदल दिए आपने। अब समाजवादी पार्टी की चिंता मेरे मित्र साथी आप ना करें, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, वो तय करेंगे कि पार्टी हित में क्या फैसला हो सकता है। केजरीवाल के बारे में लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़ सकते हैं कहीं से, इसमें कहाँ तक सत्यता है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और स्वाभाविक है उनको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों से मांग चल रही है और वो लड़ना चाहेंगे तो किसी भी सीट पर वो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे भी। हालांकि इसका सारा फैसला उनको खुद लेना है, केजरीवाल या पार्टी के सीनियर लोगों को मिलकर लेना है। केजरीवाल ने कहा ईडी ने गिरफ्तार किया है उनको, वो कह रहे हैं किसी भी कोर्ट में मैं दोषी सिद्ध नहीं हुआ हूं, तब ईडी लगातार। वो तो सच है, वो तो सच है मेरे मित्र और मेरे साथी पत्रकार मित्रों। यदि आप कोई ऐसी खबर जो बीजेपी के लोगों को पसंद ना आ रही हो, अगर आप दिखा दोगे तो हो सकता है कल को आप ही के घर में कोई अतिथि बन के आ जाए, या आपके जो मालिक लोग हैं या आपके जो बड़े बड़े संपादक लोग हैं उनके यहाँ भी यही अतिथि बन के आ जाएंगे। आज केजरीवाल ने ईडी का जो गिरफ्तारी को जुबान था उसको लेकर ईडी को तारीफ की है, ईडी की तारीफ की है, कहा है कि ईडी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और बहुत सहयोग किया। देखिए, हो सकता है व्यवहार अच्छा किया हो, लेकिन उनके साथ जो घटनाक्रम हो रहा है
चाहे वो केजरीवाल जी के साथ हो रहा हो, चाहे वो हेमंत सोरेन साहब के साथ हो रहा हो, चाहे वो लगातार लालू जी के परिवार के साथ हो रहा है, या और तमाम विपक्षी नेताओं के परिवारों में जो हो रहा है, वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी है और लोकतंत्र का गला घोंटने का पूरा बीजेपी के लोगों का षड्यंत्र है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौक़ों पे कहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, इन एजेंसीज़ को टूल के तौर पे इस्तेमाल करके बीजेपी के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता हर चीज़ को देख रही है और हर चीज़ का जवाब अपने अपने क्षेत्रों में वोट के माध्यम से जनता देगी। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाले थे, दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीडीए आपके साथ है, स्वाभाविक तौर पे आप पीडीए डेफिनेशन जो है विपरीत पढ़े लिखे जो आपके मतदाता हैं नहीं, उन्हें समझाने ना केवल पढ़े लिखे मतदाता तो पहले दिन से ही समझ रहे हैं, और हमारे वो गांव में बैठे लोग और ज़्यादा समझ रहे हैं। उनको पता है कि कैसे उनके आरक्षण छीना जा रहा है, उनको पता है कि उनके बच्चों की नौकरी को कैसे छीना जा रहा है, उनकी परीक्षा के पर्चे लीक हो रहे हैं और लीक सुनियोजित तरीके से सरकार की देखरेख में हो रहे हैं, और इसलिए हो रहे हैं कि नौजवानों के रोज़गार का या परीक्षा का अंतिम परिणाम ना आ पाए। लोग नौजवानों को रोज़गार नहीं देना चाहते हैं, लोग नौजवानों को आरक्षण का जो भागीदारी मिलनी चाहिए, जो संवैधानिक हक है, वो नहीं देना चाह रहे हैं। बीजेपी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं, और ये बात केवल हम समाजवादी लोग नहीं कह रहे, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। आज ही मैं बयान देख रहा था कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जी का, मलिक साहब का। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव, इसको सब मिलकर जीत लो, और नहीं जीतोगे तो देश में आगे हो सकता है ऐसी परिस्थिति भी आए कि लोगों को वोट डालने का भी हक न बचे, देश में हो सकता है लोकतंत्र भी न बचे। ये खतरा केवल हम लोग नहीं कह सकते, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, या केवल हमारे समाजवादी लोग ही नहीं कह रहे, बल्कि देश के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अनुभवी लोग इस बात की शंका व्यक्त कर रहे हैं। और ये शंका लोगों की यूँ ही नहीं है, लोगों को डर है इस बात का, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। संविधान बचाने के लिए क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में उतरेंगे लोकसभा के चुनाव में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही संविधान बचेगा, और उसको मैं और आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। दिल्ली में बिना उत्तर प्रदेश के सरकार किसी की नहीं बन सकती। अभी मोदी जी की भी सरकार है, या इससे पहले भी सरकार थी, दोनों चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको एक बड़ा समर्थन दिया, जिसकी वजह से दिल्ली में सरकार बनी है, और उत्तर प्रदेश के लोग ही रोकेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति, कोई चेहरा, कोई लीडर है जो मोदी जी के रथ को रोकेगा, तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय अखिलेश यादव जी। उसके लिए उनको लोकसभा जाना होगा। लोकसभा में स्वाभाविक है, लोकसभा तो उनके लिए बहुत छोटी बात है। मैंने इससे पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जिस किसी लोग ऐसी खबर जो बीजेपी के लोगों को पसंद ना आ रही हो, अगर आप दिखा दोगे तो हो सकता है कल को आप ही के घर में कोई अतिथि बन के आ जाए, या आपके जो मालिक लोग हैं, या आपके जो बड़े बड़े संपादक लोग हैं, उनके यहाँ भी यही अतिथि बन के आ जाएंगी। आज केजरीवाल ने ईडी का जो गिरफ्तारी को जुबान था उसको लेकर ईडी को तारीफ की है, ईडी की तारीफ की है, कहा है कि ईडी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और बहुत सहयोग किया। देखिए, हो सकता है व्यवहार अच्छा किया हो, लेकिन उनके साथ जो घटनाक्रम हो रहा है, चाहे वो केजरीवाल जी के साथ हो रहा हो, चाहे वो हेमंत सोरेन साहब के साथ हो रहा हो, चाहे वो लगातार लालू जी के परिवार के साथ हो रहा है, या और तमाम विपक्षी नेताओं के परिवारों में जो हो रहा है, वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी है, और लोकतंत्र का गला घोंटने का पूरा बीजेपी के लोगों का षड्यंत्र है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौक़ों पे कहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, इन एजेंसीज़ को टूल के तौर पे इस्तेमाल करके बीजेपी के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता हर चीज़ को देख रही है, और हर चीज़ का जवाब अपने अपने क्षेत्रों में वोट के माध्यम से जनता देगी। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाले थे, दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीडीए आपके साथ है, स्वाभाविक तौर पे आप पीडीए डेफिनेशन जो है विपरीत पढ़े लिखे जो आपके मतदाता हैं नहीं, उन्हें समझाने ना केवल पढ़े लिखे मतदाता तो पहले दिन से ही समझ रहे हैं, और हमारे वो गांव में बैठे लोग और ज़्यादा समझ रहे हैं। उनको पता है कि कैसे उनके आरक्षण छीना जा रहा है, उनको पता है कि उनके बच्चों की नौकरी को कैसे छीना जा रहा है, उनकी परीक्षा के पर्चे लीक हो रहे हैं, और लीक सुनियोजित तरीके से सरकार की देखरेख में हो रहे हैं, और इसलिए हो रहे हैं कि नौजवानों के रोज़गार का या परीक्षा का अंतिम परिणाम ना आ पाए। लोग नौजवानों को रोज़गार नहीं देना चाहते हैं, लोग नौजवानों को आरक्षण का जो भागीदारी मिलनी चाहिए, जो संवैधानिक हक है, वो नहीं देना चाह रहे हैं। बीजेपी के लोग
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। और ये बात केवल हम समाजवादी लोग नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। आज ही मैं बयान देख रहा था कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जी का, मलिक साहब का। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव, इसको सब मिलकर जीत लो, और नहीं जीतोगे तो देश में आगे हो सकता है ऐसी परिस्थिति भी आए कि लोगों को वोट डालने का भी हक ना बचे, देश में हो सकता है लोकतंत्र भी ना बचे। ये खतरा केवल हम लोग नहीं कह सकते, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ या केवल हमारे समाजवादी लोग ही नहीं कह रहे, बल्कि देश के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अनुभवी लोग इस बात की शंका व्यक्त कर रहे हैं। और ये शंका लोगों की यूँ ही नहीं है, लोगों को डर है इस बात का, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। संविधान बचाने के लिए क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में उतरेंगे लोकसभा के चुनाव में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही संविधान बचेगा। और उसको मैं और आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। दिल्ली में बिना उत्तर प्रदेश के सरकार किसी की नहीं बन सकती। अभी मोदी जी की भी सरकार है या इससे पहले भी सरकार थी, दोनों चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको एक बड़ा समर्थन दिया, जिसकी वजह से दिल्ली में सरकार बनी है। और उत्तर प्रदेश के लोग ही रोकेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति, कोई चेहरा, कोई लीडर है जो मोदी जी के रथ को रोकेगा, तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय अखिलेश यादव जी। उसके लिए उनको लोकसभा जाना होगा। लोकसभा में स्वाभाविक है, लोकसभा तो उनके लिए बहुत छोटी बात है। मैंने इससे पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जिस किसी लोकसभा से उनकी इच्छा होगी, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ना चाहेंगे, मुझे एक मिनट नहीं लगेगा, मैं आजमगढ़ भी हटने को तैयार हूँ अगर वो आएंगे। कौन ऐसा यूपी में समाजवादी पार्टी का लीडर जो आदरणीय अखिलेश यादव जी को लड़ाने में अपना गौरव महसूस ना करे? कौन सा ऐसा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जिस क्षेत्र के लोग ये ना चाहते हों कि आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके क्षेत्र से आगे चुनाव लड़ें? प्रदेश की जनता जानना भी चाहती है क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे, क्योंकि ये इसका फैसला मैंने आपको जवाब दिया, आपने सुना नहीं। आरडी अखिलेश यादव जी और पार्टी की सीनियर लीडरशिप तय करेगी वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, इसका फैसला शुद्ध रूप से उनको लेना है। और वो जो भी फैसला लेंगे वो प्रदेश और देश के हित में बेहतर फैसला लेंगे। और मैं समझता हूँ जिस भी क्षेत्र से लड़ेंगे उस क्षेत्र के लोगों का गौरव होगा कि माननीय अखिलेश यादव उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मना कर दिया, बोला मेरे पास पैसे नहीं। मैं सुन नहीं पाया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, बोला मेरे पास पैसे नहीं है। जबकि दूसरी तरफ उनके पति प्रभाकर सीतारमण बोलते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। इस पे आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं आदरणीय प्रभाकर जी तो अपने परिवार में पहले समझाएं। और अगर वित्त मंत्री जी पे पैसा नहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का 90% के आसपास लेने के बाद भी अगर उनके उम्मीदवार पे पैसा नहीं है तो इसके मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हो या विपक्षी लोग क्या कर सकते हैं? ये उनकी पार्टी की आंतरिक समस्या हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों में मुझे नहीं जाना है। मुझे ये जाना है कि इन्हीं वित्त मंत्री जी की देखरेख में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खोखली हो चुकी है। जो लोग 2014 में भाषण देते थे कि देश की हम महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई कहाँ पर पहुँचाई है? सवाल वित्त मंत्री जी से ये है। सवाल ये नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, वो लड़ेंगी तो कहाँ से पैसा आएगा। हमारे सवाल ये है कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है, देश की बेरोजगारी की दर आज कहाँ है। हमारे सवाल ये है कि जो लोग कहते थे कि डॉलर की कीमत में अगर डॉलर के मुकाबले अगर रुपए की कीमत गिरती है तो न केवल रुपया गिरता है बल्कि देश की साख गिरती है। आज मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ, स्पेशली वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, उनकी सरकार में बैठे अन्य लोगों से कि आखिर उन्होंने न केवल डॉलर की कीमत में के मुकाबले रुपए की कीमत गिराई बल्कि उस कीमत के साथ साथ देश की साख कितनी गिराई है, ये आज इसका जवाब दें। और अगर देश की साख गिराई है तो मैं सोचता हूँ बीजेपी के लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो जनता के बीच वोट मांगें। और जनता को चाहिए कि बीजेपी के लोगों की अब कोई भी नई वादे, नए भाषण, नए तरीक़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल समीक्षा इस बात की करने की ज़रूरत है कि 10 साल पहले से वो जो लगातार वादे करते चले आ रहे हैं, आज 10 साल के उनके कार्यकाल के बावजूद कितने वादे पूरे हुए? क्या हर साल 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ नौजवान रोज़गार पाए? अगर रोज़गार पाए तो बेरोज़गारी की दर में स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद से लेके आज़ादी के अमृतकाल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की दर आज क्यों बढ़ी हुई है? रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले आज सबसे ज़्यादा क्यों गिरी हुई है? महंगाई अब तक की सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ी हुई है? सवाल ये है देश की जनता के सामने। क्या पत्रकार मित्रों आप भी बीजेपी की गुगली में ही फंस के दूसरे सवालों में फंस रहे हो? इतनी बड़ी तादाद में जीत लेंगे
कि यूपी में से ही मोदी जी आए थे और यूपी से ही मोदी जी जाएंगे। इससे पहले प्रोफेसर साहब ने बयान दिया था कि लगभग उत्तर प्रदेश में 35 से 40 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही आदरणीय प्रोफ साहब पूरे प्रदेश की राजनीति के ऊपर उनकी बारीक नज़र है, क्योंकि मैं तो कुछ क्षेत्रों तक सीमित हूँ, है। जी इसलिए मैं संख्या की दृष्टि से आपको नहीं बता सकता, लेकिन आज उन्होंने अगर कहा है तो निश्चित तौर पे बहुत सोच विचार के मंथन करके ही और इतनी जीत लेंगे जो ऑलरेडी प्रोफ साहब ने कहा है, तो निश्चित तौर पे जो बात मैं कह रहा हूँ कि यूपी से ही मोदी जी हट जाएंगे। नहीं तो बाकी क्या गठबंधन पूरी बाकी की बची सीटों में 40 ही मान लिया जाए तो 40 सीटों में हार स्वीकार कर चुकी है। तो कौन? गठबंधन आप नहीं, कतई नहीं, मैंने कहा कि यूपी से ही जाएंगे, ये बात मैंने कहा यूपी से ही जाएंगे, बात खत्म हो गई। आपसे हम 4 जून को बात करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।